ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे जवानों एंड खामारानों। वेलकम बैक टू द एमडी कैट लेक्चर ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जो कि आप लोगों का जो सेकेंड ईयर का है, चैप्टर नंबर 12। एंड आई एम अफनान बख्त फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ अलहम्द कोचिंग एकेडमी, वेयर वी प्रोवाइड क्वालिटी फिजिकल एंड ऑनलाइन एजुकेशन। तो ज़वानो शुरू करते हैं जी। और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है एटॉमिक स्पेक्ट्रा का। और कुलकुला खानानो ऐसा है कि इस लेक्चर में हम इन टॉपिक्स के ऊपर हमलावर होने वाले हैं। तो टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रा को थोड़ा बहुत टच करेंगे, पूछा जा सकता है, अगरचे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है और आप लोगों के सिलेबस में भी इस तरह से खास कोई इंक्लूड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चांस नहीं लेना चाहता, इसके ऊपर थोड़ी बहुत एक दो बातें करना चाहता हूं। और फिर हम बोर मॉडल ऑफ एटम के अंदर स्पेसिफिकली इन दो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे डिटेल से, और साथ में उसके साथ रिलेटेड किस तरह के एमसीक्यूज आपको फ्रेम करके दिए जा सकते हैं वो भी समझेंगे। तो चलो जी शुरू करते हैं जी। पहला हमारा आया जी एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अच्छा बच्चे, जब हम किसी भी वाइट लाइट को गुजारते हैं किसी रिफ्रैक्टिंग मीडियम के थ्रू, यानी कि प्रिज्म के थ्रू, तो वहां पर व्हाइट लाइट इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ 7 डिफरेंट वेवलेंथ्स और 7 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। सो आपको पता है फ्रॉम द स्नेल्स लॉ, जब भी कोई लाइट रिफ्रैक्टिंग मीडियम में से पास होता है या इंटर करता है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो उन मुख्तलिफ वेवलेंथ्स के से की जो स्पीड्स है वो मुख्तलिफ होती है। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है लेकिन वेवलेंथ जो है वो मुख्तलिफ हो जाएगी, तो स्पीड्स भी मुख्तलिफ हो जाएंगी। आप देखोगे कि वो जब उस रिफ्रैक्टिंग मीडियम से निकलेगा तो वो सातों के सातों कलर्स, यानी कि सातों के सातों फ्रीक्वेंसियाँ या सातों के सातों वेवलेंथ्स स्प्लिट करके निकलेंगे, ठीक है। और जब हम उनको स्क्रीन पे देखते हैं तो हमें मिलता है इस तरह से एक पैटर्न, सही जी, और इसी पैटर्न का नाम है स्पेक्ट्रा, ठीक है जी, स्पेक्ट्रम भी कह दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब द थिंग ओवर हियर इज कि वी आर स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ठीक है जी। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रा मींस कि एटम से जो हमें लाइट मिलती है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन से हमें जो लाइट मिलती है, अगर हम उस लाइट को रिफ्रैक्टिंग मीडियम यानी कि प्रिज्म से पास करवाएं, उसकी स्पेक्ट्रोस्कोपी करवाएं, बाय द वे इस होल फील्ड को, स्पेक्ट्रम की स्टडी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, ठीक है जी। सो हमारे पास एटम से जो लाइट मिलेगा उसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कैसे बनेगा। अब राइट नाउ दिस स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम जी? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कौन सा होता है? वो स्पेक्ट्रम जिसमें मुख्तलिफ कलर्स या मुख्तलिफ वेवलेंथ्स या मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज के दरमियान कोई क्लियर, शार्प, डिस्टिंक्ट जो है वो लाइन ना हो, बल्कि आपको पता नहीं चल रहा कि ये रेड लाइट कहां पर जाके खत्म हो रहा है और कहां पर जाके येलो शुरू हो रहा है, यानी कि इस तरह से दरमियान में कोई शार्प बाउंड्रीज नहीं है। ऐसे किस्म के स्पेक्ट्रम को हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की जो एग्जांपल्स हैं, राइट, वो है जी ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, राइट, पूछा जा सकता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन से मिलने वाला जो हमारा स्पेक्ट्रम है, राइट, वो आपके पास मिलेगा एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम वाला। सिमिलरली अगर हम सॉलिड्स से लाइट निकालें तो सॉलिड्स के अंदर एटम्स काफ़ी हद तक क्लोज होते हैं। जब वो क्लोज होते हैं तो मुख्तलिफ लाइन स्पेक्ट्रम जब आपको स्क्रीन पे मिलेंगे तो वो इतने फ्यूज होकर मिलेंगे कि आपको वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देंगे। तो ये याद रखिएगा, ये आपके पास जब आप सॉलिड को हीट करोगे और उधर से जो लाइट निकलेगा वो भी आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम देगा, ठीक है जी। तो ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अच्छा, अब अगर हम नेक्स्ट की तरफ जाएं तो एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमारे पास फिर दो तरह का है, एक है लाइन इमिशन और एक है लाइन एब्जॉर्प्शन। फिलहाल हम अंडरस्टैंड करते हैं लाइन एब्जॉर्प्शन को। सो देखिए, फॉर एग्जांपल यहां पर मेरे पास एक सैंपल है, उसके अंदर कोई गैस है और उसके थ्रू मैंने एक वाइट लाइट पास करवाया। क्या पास करवाया मैंने? उसके थ्रू मैंने एक वाइट लाइट को पास करवाया। अब जब मैंने व्हाइट लाइट को पास करवाया तो कुछ लाइट वहां पर उस गैस के अंदर, अगर मैं यहां पर आपको शो करवाऊं, कुछ लाइट जो है वो वहां पर गैस के अंदर मौजूद एटम्स को एक्साइट कर गया या फिर उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया। तो कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो गया, सम ऑफ दिस इंसिडेंट लाइट विल गेट एब्जॉर्ब्ड। यहां पर मैं लिख देता हूं कि सम ऑफ दिस white light will get
एब्जॉर्ब, कुछ वेवलेंथ्स यहां पर एब्जॉर्ब हो जाएंगी और कुछ वेवलेंथ्स यहां पर एब्जॉर्ब नहीं होंगी और वो स्ट्रेट पास हो जाएंगी। सो ये जो आपको लाइट नजर आता है, दिस इज द पार्ट ऑफ लाइट, दिस रिप्रेजेंट्स द पार्ट ऑफ लाइट दैट वाज नॉट एब्जॉर्ब्ड, द पार्ट ऑफ लाइट दैट वाज नॉट एब्जॉर्ब्ड और स्ट्रेट निकल आया। ठीक है जी। अब जब ये निकल आया, जब हम इसको उसी रिफ्रैक्टिंग मीडियम यानी कि प्रिज्म के थ्रू पास करवाएंगे और फिर स्क्रीन के ऊपर उसे लेंगे, तो अब आप देखोगे कि आपको कुछ इस तरह का स्पेक्ट्रम मिलने वाला है। अगर आप देख लो तो उसी तरह से विबग्योर का मतलब है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, उसी तरह से आपको लाइट मिल रहा है, लेकिन दरमियान में कुछ ब्लैक सी लाइंस आपको नजर आ रही हैं जो कि मुख्तलिफ रीजन्स को क्या कर रही हैं, जुदा कर रही हैं। ये ब्लैक लाइंस उस रीजन को रिप्रेजेंट कर रही है, उन वेवलेंथ्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, उस फ्रीक्वेंसीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, राइट, जो यहां पर आते हुए इस गैस में क्या हो गए थे, एब्जॉर्ब हो गए थे। तो वो एब्जॉर्ब होने वाला पार्ट यहां पर पास नहीं हुआ, तो जब वो यहां पर पास नहीं हुआ तो वो हमें स्क्रीन के ऊपर भी नहीं मिलेगा। तो जहां पर आपको ये ब्लैक लाइंस नजर आ रही हैं ये वो एब्जॉर्ब होने वाला पार्ट है जो कि जब हमने लाइट को इस गैस के थ्रू गुजारा। ठीक है जी, दैट इज व्हाई वी कॉल इट लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पर अगर मैं नेक्स्ट में जाऊं तो नेक्स्ट हमारे पास है लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर हम लाइट को पास नहीं करेंगे उस गैस के थ्रू, बल्कि हम ऐसे करेंगे कि भाई मैं यहां पर एक हाई पोटेंशियल, यहां पर मैं एक प्लेट लगा लेता हूं हाई पोटेंशियल का, यहां पर मैं प्लेट लगा लेता हूं लो पोटेंशियल का। ठीक है जी, दिस इज हाई पोटेंशियल, दिस इज लो पोटेंशियल। ठीक है जी। और यहां पर दरमियान में हम एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर लेते हैं टू अ गैस एट लोअर प्रेशर, टू अ गैस एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, या आप इसको एट लो डेंसिटी भी कह सकते हो, लो डेंसिटी। ठीक है। तो जब आप एक लो प्रेशर पे मौजूद गैस को हाई पोटेंशियल डिफरेंस सब्जेक्ट करवा देते हो, लगा देते हो, तो आप देखोगे कि यहां पर क्रिएट होगा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। क्या क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। और वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की वजह से जो यहां पर मौजूद एटम्स होंगे, वो एटम्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो है ज़ुआनानो, वो एक्साइट करेंगे और डी एक्साइट करेंगे, और जब वो डी एक्साइट करेंगे सो इट इज गोइंग टू एमिट लाइट, और वो लाइट जब हम प्रिज्म से पास करवाएंगे तो हमें इस तरह का स्पेक्ट्रम मिलेगा, बिल्कुल ब्लैक, और दरमियान में इस तरह से कलरफुल लाइंस हमें मिलेंगी। दिस इज कॉल्ड लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। यहां से हमने लाइट को पास नहीं करवाया, बल्कि उस गैस के पार्टिकल्स को जो कि लो प्रेशर गैस है, उसको हमने बाकायदा एक्साइट करवाया हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके। जब वो डी एक्साइट हुए तो जो लाइट निकला ज़ुआनानो, उस लाइट को जब हमने पास करवाया तो वो एटम्स के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की इनर्शियल ट्रांजिशंस की वजह से निकला, और वो जब हमने पास करवाया तो हर एक मुख्तलिफ ट्रांजिशन की वजह से हमें मुख्तलिफ लाइट मिला। बिकॉज जो एनर्जी निकलेगी फोटोन, यानी कि अगर मैं बोहर मॉडल ऑफ एटम के थ्रू बात करूं तो उस फोटोन की जो एनर्जी होगी वो बराबर होगी एनर्जी हायर एनर्जी लेवल माइनस एनर्जी लोअर। और चूंकि मुख्तलिफ एक एटम के अंदर मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स होते हैं, एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के घूमने के मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन
ट्रांजिट कर जाएं उन मुख्तलिफ एनर्जी लेवल्स के दरमियान। तो अगर वो इधर से कर गया तो एक फोटोन, अगर वो इधर से कर गया तो एक फोटोन, अगर वो इधर से कर गया तो फिर तीसरा फोटोन, इधर से कर गया तो और, ये तमाम फोटॉन्स की जो एनर्जियां हैं वो आपस में मैच नहीं करेंगी, बिकॉज एनर्जी लेवल्स का गैप हर एक फोटोन के लिए मुख्तलिफ है। तो जब आपके पास जब स्क्रीन के ऊपर आएगा तो मुख्तलिफ जगहों पर वो स्ट्राइक करेगा और आपको ये मिलेगा लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज है जो कि आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है जी, तो चले नो, आई बिलीव ये आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, राइट। और कुछ चीजें तो ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ती होगी ना। चले नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे, एंड द नेक्स्ट टॉपिक वी विल एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एज आई सेड कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज हमने क्रिएट किया, लाइट को हमने स्लिट से पास करवाया और फिर हमने, ताकि वो स्ट्रेट हो जाए, फिर हमने प्रिज्म से पास करवाया, तो हमें मुख्तलिफ तरह के यहाँ पर मुख्तलिफ वेवलेंथ्स की जो है वो मुख्तलिफ रीजन्स में स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करवाई। ऑटोमेटिकली आपके पास, अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं, बिकॉज हम स्टडी भी हाइड्रोजन एटम को ही करेंगे, अगर मैं सिर्फ हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करूं और उसकी भी सिर्फ जो लाइट निकलेगी वो भी सिर्फ उसकी विजिबल रीजन की अगर मैं बात करूं, तो आपको उधर से एक मिलेगा रेड कलर का स्पॉट, एक आपको ब्लू ग्रीन कलर का स्पॉट मिलेगा, एक आपको ब्लू, और चौथा आपको वॉयलेट। इस तरह का स्पेक्ट्रम आपको मिलने वाला है अगर आप हाइड्रोजन का लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम मालूम करो तो। और लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी है, उसका फिंगरप्रिंट है। किसी भी दो एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में है, किसी भी दो डिफरेंट पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद एलिमेंट्स का, आई शुड से इट अगेन, किसी भी दो डिफरेंट एलिमेंट्स का पीरियोडिक टेबल के अंदर एटॉमिक स्पेक्ट्रा यानी कि लाइन स्पेक्ट्रा मैच नहीं करेगा, हर एक का मुख्तलिफ होगा। हाइड्रोजन एटम का और भी लाइंस आपको मिलेंगी, लेकिन वो हमारी विजिबल रेंज में नहीं होंगी, वो आगे हम पढ़ेंगे लाइनमैन, पाशन वगैरह, राइट। लेकिन जो विजिबल है, जिसे बाल्मेर सीरीज कहेंगे, वो आपको इस तरह से मिलेगा कि आपको उसमें से रेड, ब्लू ग्रीन, ब्लू और वॉयलेट, रेड वाले का वेवलेंथ होगा 656 नैनोमीटर, फिर इस वाले लाइन का जो वेवलेंथ है, हर एक लाइन कोरिस्पॉन्ड कर रहा है फोटोन को ना, दैट इज 486 नैनोमीटर। फिर तीसरे वाले का जो ब्लू वाला है 434 नैनोमीटर, और फिर लास्ट वाला वॉयलेट का 410 नैनोमीटर। दिस इज द बाल्मेर सीरीज। ठीक है जी, चले अब हम आगे जाते हैं जी। सो अब हम स्टडी करने वाले हैं पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एटम को। सो बोहर मॉडल ऑफ एटम जो है वो एक्चुअली था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के ऊपर उठाए जाने वाले एतराजात को आंसर करने के लिए, एंड इट वाज अ वेरी giant leap in understanding the structure of the atom। ठीक है जी, अगरचे बोहर मॉडल ऑफ एटम के अपने भी ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन इसकी जो एडवांटेजेस है वो काफी बड़े हैं। ठीक है, सो बोहर ने ये सबसे पहले पोस्टुलेट लिया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड अ पॉजिटिव न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड स्टेशनरी सर्कुलर ऑर्बिट। सो पहले पोस्टुलेट की खासियत यह है कि उसने ऑर्बिट्स को स्टेशनरी ऑर्बिट्स कह दिया, और वो भी फिक्स्ड, कि इलेक्ट्रॉन जब एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो वो उसी न्यूक्लियस से खास फासले को मेंटेन रखता है। दैट इज व्हाई वी कॉल इट स्टेशनरी, और वो भी उसने लिए सर्कुलर ऑर्बिट्स। ठीक हो गया, ये उसने एज्यूम किए हुए हैं। ठीक है जी, अच्छा, और जब वो गोल गोल घूमेगा तो ऑटोमेटिकली सेंट्रीपिटल फोर्स को ही तो प्रोवाइड करेगा, एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी प्रोवाइडेड बाय द कूलम्बिक फोर्स बिटवीन द पॉजिटिव न्यूक्लियस एंड द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहां पर मैं एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दूं, सो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव न्यूक्लियस के दरमियान जो फोर्स होगा दैट विल बी कूलम्बिक फोर्स। सो यहां पर मैं बाकायदा लिख देता हूं कि सिंपल एफ कूलम्बिक विल प्रोवाइड द एफ सेंट्रीपिटल। तो अगर मैं लिख दूं तो सिंपल इसको आगे लेकर चलते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा जी आपके पास के, राइट। अगर मैं हाइड्रोजन का न्यूक्लियस लूं, किसका लूं? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में अगर आप देख लो तो मेरे पास एक ही प्रोटॉन होता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो QE है। तो आपके पास लिख सकते हो Q1 Q2 बाय R का स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा किस चीज के? mv² बाय R। और चूंकि मुख्तलिफ शेल्स हैं तो आपके पास मुख्तलिफ शेल्स के अंदर मौजूद वेलोसिटियां भी मुख्तलिफ होने वाली हैं, और मुख्तलिफ शेल्स के अंदर मौजूद रेडियाइज भी मुख्तलिफ होने वाले हैं। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन वही एक रहेगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं फर्दर लेकर जाऊं, तो फर्दर अगर मैं लेकर जाऊं इसको, तो याद रखिएगा ये आपके पास हो जाएगा सिंपल इज दैट विल बी E² डिवाइडेड बाय, बिकॉज इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है प्रोटॉन के ऊपर भी मैग्नीट्यूड वाइज उतना ही चार्ज है, तो E इंटू ई का स्क्वायर, और यहां पर Rn का
स्क्वायर, यहां पर भी n पुट कर लेते हैं, एंड इज इक्वल टू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन Vn का स्क्वायर डिवाइडेड बाय Rn। ये आपके पास एक इक्वेशन आया, राइट, और ये काफी कारआमद इक्वेशन है, काफी सवालात आपके इससे भी हो सकेंगे, तो ये इक्वेशन नोट करें। क्लियर है? अच्छा, और अगर ये मैं फॉर एग्जाम्पल किसी दूसरे न्यूक्लियस का लूं तो फिर मुझे यहां पर Z पुट करना पड़ेगा, दैट विल बी KZe² बाय Rn। ठीक है जी। फिर ये हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि भाई यहां पर ये मेरे पास हाइड्रोजन नहीं है बल्कि सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम है या फिर डबली आयोनाइज्ड लिथियम है, तो लिथियम के लिए यहां पर 3 में पुट करूंगा, Z इज इक्वल टू 3, और सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम के लिए यहां पर मैं Z इज इक्वल टू 2 पुट करूंगा, बिकॉज याद रखिएगा बोर मॉडल ऑफ एटम इज एप्लीकेबल टू 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है जी, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अच्छा, एन इलेक्ट्रॉन can only revolve in those fixed orbits in which the angular momentum is an integral multiple of this value. This value is actually also called as h cut. इसको हम h cut भी कहते हैं, that is the reduced Planck constant, h with a cut, and it is actually equal to Planck constant की वैल्यू कितनी है, 6.63 multiply 10 raised to a power minus 34 divided by 2 pi कर लो तो 2 into 3.14, जब आप ये करोगे तो आपके पास कुछ 1.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 34 जूल इनटू सेकंड आएगा। ये वैल्यू है रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट की। ठीक है जी, तो ये h/2 पाई को हम रिड्यूस प्लांक कांस्टेंट भी कहते हैं। यहां पर इस ऑर्बिट में बोहर ने तड़का लगा दिया क्वांटाइजेशन का। बोहर ने तड़का लगा दिया क्वांटाइजेशन का। ठीक है जी, उसने कहा कि भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है, लेकिन वो तमाम ऑर्बिट्स की खासियत ये होनी चाहिए कि उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की जो एंगुलर मोमेंटम होनी चाहिए वो इस वैल्यू के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होने चाहिए। सिर्फ वहां पर ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, हर जगह में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व नहीं कर सकता। तो कुलकुला खानानो अगर मैं ये लिखूं तो इसका सीधा साधा मतलब ये है कि द एंगुलर मोमेंटम विच इज एक्चुअली L इज एक्चुअली इक्वल टू n टाइम्स ऑफ h डिवाइडेड बाय 2 पाई। दिस इज द क्वांटाइजेशन वाला तड़का, और इसको आगे जाके आप इस तरह से भी लिख सकते हो, बिकॉज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr। ठीक है जी, वेयर m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन मुख्तलिफ शेल्स। तो मुख्तलिफ शेल्स में वेलोसिटी या मुख्तलिफ, तो v के साथ सब्सक्रिप्ट में n लगाऊंगा। मुख्तलिफ शेल में रेडियाइज भी मुख्तलिफ, तो r के साथ भी सब्सक्रिप्ट में n लगाऊंगा। n की वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n इज इक्वल टू 1 2 3 4। फॉर एग्जांपल हियर द n इज इक्वल टू n is actually equal to 1, here n is equal to 2, फिर n is equal to 3, जाते जाओ, there are infinite places जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है। so that is equal to nh divided by 2 pi। तो इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा। ठीक है जी, बिकॉज ये इक्वेशन अभी जाके हम यूज करने वाले हैं। अच्छा, ये हो गया जी। अच्छा, फिर नंबर 3 was actually more like an answer to the objections raised on the Rutherford model कि भाई इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा कंटिन्यूसली तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आएगा, एंड इट शुड लूज एनर्जी कंटिन्यूसली, एंड अल्टीमेटली इट शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, एंड इट डज नॉट हैपन, वी स्टिल गेट अ स्टेबल एटम। ठीक है जी, सो हाउ डू वी गेट अ स्टेबल एटम? तो बोर कहते हैं कि भाई ऐसा है कि भाई यहां पर हम इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के डायरेक्शन में आने वाले चेंज को नहीं देखेंगे। एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन इट्स ओन ऑर्बिट इट डज नॉट एमिट एनर्जी। हाँ, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है किसी एक्सटर्नल एजेंट से, यानी कि बाहर से अगर कोई बंदा आकर उसे हीट की शक्ल में या फील्ड अप्लाई करके या किसी लाइट से हिट करके उसे एनर्जी प्रोवाइड करे, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ना हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, और जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में वापस आएगा, और आएगा इसलिए बिकॉज लोअर एनर्जी लेवल इज मोर स्टेबल, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जहां पर भी कम होगी सिस्टम स्टेबल होगा, उसके ऊपर हम आएंगे। तो वो फोटोन रिलीज करेगा, और उस फोटोन की जो एनर्जी होगी, द एनर्जी ऑफ दैट फोटोन विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द टू एनर्जी लेवल, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ये वाला। ठीक है जी, दिस वाज एक्चुअली बोहर। ठीक है जी, सो द थिंग इज कि यहां पर इस वाले में अगर मैं बात करूं, सो द एनर्जी ऑफ द रिलीज्ड फोटोन, द एनर्जी ऑफ द released photon will be equal to the difference of the two energy
एनर्जी लेवल्स, टू एनर्जी लेवल्स जिनके दरमियान वो ट्रांजिशन हुई है। जितना ज्यादा गैप होगा एनर्जी वाइज, फोटोन की एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। और याद रखिएगा, फ्रॉम द फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट, यू पीपल शुड नो, यू पीपल शुड रेटलाइज दिस फ्रॉम अ फोटोन थ्योरी, फ्रॉम अ फोटोन थ्योरी कि एनर्जी ऑफ द फोटोन के तीन फार्मूले हैं। एक हमारे पास है E इज इक्वल टू एच एफ, एक हमारे पास है E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, और तीसरा हमारे पास है मैं यहां पर लिख देता हूं, आई शुड वाइप दिस ऑफ, ठीक है। एक हमारे पास है E इज इक्वल टू एच एफ, एक हमारे पास है E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, और एक हमारे पास है E इज इक्वल टू पी सी। ये तीन फार्मूले हैं एनर्जी ऑफ द फोटोन को मालूम करने के लिए फ्रॉम अ कौन सी थ्योरी, फ्रॉम द फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट गिवन बाय एल्बर्ट आइंस्टाइन व्हाइल सक्सेसफुली एक्सप्लेनिंग द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो अगर मैं यहां पर आपसे कहूं सादा अल्फाज में कि एनर्जी ऑफ द फोटोन का ताल्लुक डायरेक्टली होता है फ्रीक्वेंसी के साथ और डायरेक्टली होता है मोमेंटम के साथ, लेकिन इनवर्सली होता है उसके वेव लेंथ के साथ। ये चीज कभी भी आपको बोलनी नहीं है, गलती से भी ये बोलने ना पाए, ठीक है जी। वो फोटोन जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा वो सबसे लीस्ट एनर्जेटिक होगा, और वो फोटोन जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा वो सबसे मोस्ट एनर्जेटिक होगा। ये याद रखिएगा, ठीक है जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। चले अब हम ज़ुआनानो बढ़ने वाले हैं किसकी तरफ। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स द इंपॉर्टेंट थिंग कि उसके साथ रिलेटेड जो लवाजमात, इन पास्टुलेट्स के बेसिस पर बोहर जानी ने जो इक्वेशंस डिराइव किए वो इक्वेशंस हम समझेंगे, उनके ट्रेंड्स को समझेंगे, और उनके साथ रिलेटेड सवालात को कैसे फ्रेम करके दिया जा सकता है उसको समझेंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं, ये अपने साथ नोट कर लें। अच्छा, एंड बाय द वे दिस पी इज द मोमेंटम ऑफ द फोटोन, ठीक है। फोटोन डज कैरी मोमेंटम in terms of its energy, ठीक है। चले सो आगे जाते हैं जी। ओके, सो द बोहर मॉडल ऑफ एटम assumes that the angular momentum of the electron is quantized, uses Einstein's photoelectric equation, predicts continuous emission spectra for atoms, या predicts the same emission spectra for all types of atoms. So इसमें से करेक्ट ऑप्शन ज्यादातर कौन सा आपको लग रहा है? बोहर मॉडल ऑफ एटम ने क्या चीज एज्यूम की है अपने पोस्टुलेट्स में, और वो है अल्फा। वो एज्यूम कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, और वो भी इन टर्म्स ऑफ h/2π। ये उसका बेसिक क्वांटाइजेशन का तड़का है, ठीक है जी। अच्छा चलिए, सो द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा, ठीक है जी। नेक्स्ट की तरफ जाएंगे, इक्वेशंस फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स। सर जी हाइड्रोजन लाइक एटम्स का मतलब क्या है? पहले तो सर ये समझाओ ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स का मतलब क्या है। तो बच्चे याद रखिएगा, रिमेंबर बोहर मॉडल ऑफ एटम, बोहर मॉडल ऑफ एटम बोहर मॉडल और उसके साथ रिलेटेड जितनी भी इक्वेशन है जो कभी मैं लिखने वाला हूं, इज एप्लीकेबल ओनली to one electron system, to one electron system। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब यह है कि वो तमाम एंटिटीज, वो तमाम एलिमेंट्स या आइंस जिसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, राइट, उन्हें कहा जाता है हाइड्रोजन लाइक एटम्स या हाइड्रोजेनिक एटम्स। हाइड्रोजन लाइक एटम्स, H लाइक एटम्स, या हाइड्रोजेनिक एटम्स, या हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजेनिक एटम्स, राइट, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एक हो, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या हो, इलेक्ट्रॉन क्या हो, एक हो, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी एग्जाम्पल्स आपको दूं तो सबसे अच्छी इसकी एग्जाम्पल होती है, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, that is singly ionized helium, right?
अगर मैं हीलियम को लूं तो हीलियम के अंदर आपके पास क्या होते हैं जी, 2 प्रोटॉन्स होते हैं, राइट, 2 उसमें न्यूट्रॉन्स होंगे, 2 उसमें क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे, और शेल में घूमते हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स, शेल में घूमते हुए 2 इलेक्ट्रॉन। ये मेरे पास हुआ हीलियम एटम। क्या हुआ जी, हीलियम एटम। एक मिनट, लेट मी अटेंड दिस। ओके, सो क्या कहने वाला था मैं, हां, तो सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम, ठीक है जी। तो अब यहां पर देखिए ये हीलियम एटम है, अगर मैं यहां से ये एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दूं, दिस इलेक्ट्रॉन, लेट अस से ये एक इलेक्ट्रॉन को मैंने रिमूव कर दिया। अब जरा गौर से देखिएगा, अगर आप देख लो, राइट, अब और भी बहुत सारे इस तरह शेल्स हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब ये एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका जो Z है, राइट, Z इसका 2 है, प्रोटॉन्स उसके अंदर 2 है ना, बिकॉज जो Z होता है उसकी डेफिनेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होती है। वो अलग बात है कि एटम्स के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आप एटॉमिक नंबर को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह देते हो, लेकिन ये आप आयन में नहीं कर सकते। दिस इज नाउ आयन, इट्स अ सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, यानी कि इसके ऊपर +1 चार्ज है, ठीक है जी। तो यहां पर याद रखिएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपने लेने हैं, तो यहां पर आपके पास Z की वैल्यू स्टिल क्या है, Z की वैल्यू स्टिल 2 है, Z की वैल्यू इज 2, Z की वैल्यू इज 2, ये याद रखिएगा। या सिंपल अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, सो अनदर एग्जांपल विल बी व्हाट, अनदर एग्जांपल विल बी एग्जांपल नंबर 2, इट विल बी डबली आयोनाइज्ड लिथियम, व्हाट, डबली आयोनाइज्ड लिथियम, ठीक है जी। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, वो Z इज इक्वल टू 3 है, Z इज इक्वल टू 3 है, और उसको भी जब आप क्या करते हो, आयोनाइज करते हो, लेकिन डबली आयोनाइज करना पड़ेगा, तो आप देखोगे कि उसके अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, और वहां पर भी आप बोहर से आए हुए फार्मूले को अप्लाई कर सकते हो। दैट इज व्हाट वी कॉल हाइड्रोजन लाइक एटम्स, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है जी। अदरवाइज आप बोहर मॉडल ऑफ एटम को अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 1 से ज्यादा चली जाए, आप वहां पर बोहर मॉडल ऑफ एटम के इक्वेशंस को अप्लाई करोगे तो रिजल्ट्स गलत आएंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर ये Z का अपना एक रोल है। सो इक्वेशंस फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम, तो सबसे पहले मैं लिखवा देता हूं नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर इज 1। सो फर्स्ट इक्वेशन, एंड दैट विल बी रेडियाइज के लिए, तो Rn इज इक्वल टू n 0.53 angstrom, angstrom is 10 to the power -10, right, and it is equal to n square, ठीक है जी। ये आपके पास हो गया जी इक्वेशन फॉर द रेडियाई। और अगर मैं Z की बात करूं तो Z की बात इधर आ जाएगी Z, ये आपके पास Z हुआ, बिकॉज हाइड्रोजन लाइक एटम्स है ना, तो ऑटोमेटिकली यहां पर अगर तो ये मैं रेडियाई मालूम करना चाहता हूं हीलियम के लिए तो Z की वैल्यू 2 पुट करूंगा, और अगर रेडियाई मालूम करना चाहता हूं मैं लिथियम के लिए तो Z की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 3 पुट करूंगा। तो बी वेरी केयरफुल, अगर चाहिए आपको आपके बुक में नजर नहीं आएगा, लेकिन ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वी विल नॉट टेक एनी चांसेस। सो इक्वेशन नंबर 1 ये आपके पास आ गया, राइट। तो n स्क्वायर के साथ डायरेक्ट ताल्लुक, Z के साथ इनवर्स ताल्लुक, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि n की वैल्यू यहां पर मेरे पास 1 है, n की वैल्यू मेरे पास यहां पर क्या है 1, तो n की वैल्यू यहां पर मेरे पास ये रही 1, ये n इज इक्वल टू 1, ये n इज इक्वल टू 2, ये n इज इक्वल टू 3, ये n इज इक्वल टू 4। तो पहले शेल में अगर कोई मौजूद इलेक्ट्रॉन है, राइट, तो उस इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से जो फासला है, तो n की वैल्यू जरा 1 पुट करो और Z की भी वैल्यू 1 पुट करो, बिकॉज आई एम स्पेसिफिकली स्टडिंग दिस फॉर हाइड्रोजन। फॉर हाइड्रोजन द Z वैल्यू इज 1, ठीक है जी। हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो अगर मैं हाइड्रोजन के लिए बात करूं तो Z की वैल्यू 1 है, Z की वैल्यू क्या है 1 है फॉर H, ठीक है जी। तो यहां पर आपके पास हो जाएगा Z की वैल्यू 1 और फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर इज 1, तो ये आपके पास हो जाएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, फिर अगर मैं दूसरे शेल की बात करूं, किसकी बात करूं, दूसरे शेल की, तो अगर मैं दूसरे शेल तक उसको लेकर चला जाऊं, सो इट विल बी Z की वैल्यू स्टिल 1, हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं ओनली फॉर हाइड्रोजन, फॉर H एटम Z इज इक्वल टू 1, राइट। फिलहाल मैं सिर्फ अपनी डिस्कशन रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूं टू
हाइड्रोजन के लिए। अगर ये लिथियम होता तो 3 लेता, अगर ये हीलियम होगा तो फिर 2 लूंगा, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर आपके पास हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो 4 मल्टीप्लाई बाय R1, तो ये हो जाएगा 4R1, 4R1। अगर मैं 3 के लिए लूं तो ये हो जाएगा जी वट 3 का स्क्वायर 9, तो 9R1। अगर मैं 4 के लिए लूं तो ये हो जाएगा जी 4 का स्क्वायर 16, तो 16R1। इसका मतलब है कि चौथे शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पहले शेल के मुकाबले में न्यूक्लियस से 16 गुना दूर होगा, ये याद रखिएगा, ठीक है जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात होगी हमारे पास। तो अगर मैं इसको सिंपल से कहूं तो इसको मैं अगर मैं जनरलाइज करूं तो आई कैन इजीली जनरलाइज दिस के Rn इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू, ये वाला टर्म क्या है, ये वाला टर्म मेरे पास बनता है R1 का, तो इट इज एक्चुअली इक्वल टू R1, दिस इज R1 ना, इनटू n स्क्वायर। और फिलहाल चूंकि मैं z इज इक्वल टू 1 की फिलहाल बात कर रहा हूं सिर्फ और सिर्फ, तो बस मैं z लिख नहीं रहा, लेकिन अगर और होगा तो फिर मैं लिखूंगा। ये मेरे पास हो गया एक इक्वेशन, राइट। बल्कि लेट मी बॉक्स इट, इसको बॉक्स कर लेते हैं, राइट। इक्वेशन नंबर 1 वेयर n इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इक्वेशन नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 जो आपके पास आएगा, इक्वेशन नंबर 2, and that will be the equation for velocity, equation for velocity। या फिर आप स्पीड कह लो, इक्वेशन फॉर वेलोसिटी या फिर स्पीड। और उसका जो इक्वेशन मैं आपके सामने लिखने वाला हूं तो बड़ा सिंपल सा इक्वेशन है, और वो ये है कि वो आपने रट लेना है कि 2 इक्वेशंस उसके हैं, और वो है Vn इज इक्वल टू 2.18 into 10 raised to a power 6 meters per second। सॉरी फॉर दैट। तो ये हो जाएगा, हाँ, Z बाय n, और ये हो जाएगा आपके पास किस चीज में, ये हो जाएगा आपके पास इन मीटर्स पर सेकंड में, मीटर्स पर सेकंड में। ये आपके पास एक और इक्वेशन आ गया फॉर द वेलोसिटी। ये वेलोसिटी का इक्वेशन भी आपको क्लियर होना चाहिए, और ये आप इजीली ला सकते हो किधर से, जो हमने क्वांटाइजेशन का तड़का लगाया यहां पर। तो आप Vn को इधर छोड़ दो और m और r को उधर ले जाओ, तो खुद वो चीजें निकल आती हैं। तो ये आपके पास वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया जी इधर से, राइट। और जब आप कांस्टेंट्स की वैल्यू पुट करते हो, यानी कि यहां पर आपके पास Vn इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय mr2 पाई, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय m एंड r n, और फिर Rn की वैल्यू ये पुट कर लो तो आपके पास Vn इस तरह से आ सकता है। तो Vn का ताल्लुक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इनवर्स है और एटॉमिक नंबर के साथ डायरेक्ट है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चूंकि मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, तो हाइड्रोजन की बात करने के लिए एक्चुअली Z की वैल्यू आपने डायरेक्टली 1 ले लेनी है। सो फॉर हाइड्रोजन एटम Z की वैल्यू डायरेक्टली 1 ले लिया करें। फॉर H एटम, ठीक है जी, मैं इधर ही लिख देता हूं, ये मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं रही, ये ऑलरेडी आपको क्लियर है। फॉर H एटम, फॉर H एटम जिसमें Z की वैल्यू 1 है, आप इजीली लिख लो कि Vn इज इक्वल टू, Vn इज इक्वल टू 2.18 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय n। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ उसका ताल्लुक इनवर्स है। दिस इज ओनली फॉर H एटम जहां पर Z की वैल्यू 1 हो, ठीक है जी, ठीक हो गया भाई, ये हो गया आपके पास, ठीक है जी। तो इनवर्स ताल्लुक है। सिमिलरली अगर मैं एंगुलर लीनियर मोमेंटम की बात करूं तो लीनियर मोमेंटम का भी हमारे पास सिंपल सा एक ताल्लुक बनता है, और वो क्या है, दैट इज mvr। तो mv को उधर ले जाएं, r को उधर ले जाएं, तो आपके पास बनता है mvr इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो सिंपल बात है, mv को छोड़ दें, r को उधर ले जाएं, तो आपके पास हो जाएगा r इज इक्वल टू nh डिवाइडेड बाय 2 पाई, और r को इधर ले आओ, तो चूंकि r के साथ सबस्क्रिप्ट में n है, राइट, और rn इज इक्वल टू r1 इंटू n स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो मजीद आगे जाकर इस तरह से कि भाई एंगुलर मोमेंटम इज एक्चुअली p इंटू rn, ठीक है जी। सॉरी, ये मैं क्या कर रहा हूं, Vn, सॉरी, ये हो गया जी Vn, ये हो गया जी Vn। सो ये मोमेंटम हो गया, दिस टर्म mv इज मोमेंटम, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इज इक्वल टू nh
एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई, और आर एन की जगह मैं लिख सकता हूं एन R1 इंटू N1, R1 इंटू एन का स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन बन जाता है किस चीज का? ये आपके पास इक्वेशन बन जाता है लीनियर मोमेंटम का। और ज्वानानो याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये एन स्क्वायर को एन के साथ काटोगे तो आपको कुछ इस तरह से इक्वेशन मिलेगा। ये मिटा दो, ये मिटा दो, इस तरह से कुछ इक्वेशन मिलेगा। इसका मतलब है लीनियर मोमेंटम का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ ताल्लुक इनवर्स है। क्या है भाई? इनवर्स है। ये जो प्रोपोर्शनलिटीज है ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ, ये बहुत पूछी जाती है। ठीक है, सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ पी का लीनियर मोमेंटम का ताल्लुक इनवर्स है, और एंगुलर मोमेंटम का तो ताल्लुक जो है वो डायरेक्ट है ना। एंगुलर मोमेंटम का तो ताल्लुक जो है वो डायरेक्ट है। अगर मैं 4 की तरफ जाऊं, ठीक है जी, इक्वेशन नंबर 4, सो इट इज एक्चुअली L इज इक्वल टू एन एच डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो सिंपल बात है, एंगुलर मोमेंटम के साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का ताल्लुक डायरेक्ट है, राइट। चूंकि वेलोसिटी के साथ एन का ताल्लुक इनवर्स, लीनियर मोमेंटम के साथ भी एन का ताल्लुक इनवर्स। इसका मतलब है जितना न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, इनके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ाएंगे, तो रिवॉल्व होते हुए या मूव होते हुए जो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी भी कम होगी और उसका मोमेंटम भी कम होगा। और बाय द वे वेलोसिटी को हम स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अनदर थिंग वेरी कूल, इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, इन टर्म्स ऑफ c, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, दैट इज Vn इज इक्वल टू 1/137 टाइम्स c बाय n. This is the equation for the velocity of an electron inside the hydrogen atom, because z का यहां पर मैंने तड़का नहीं लगाया, राइट, सिर्फ z इज इक्वल टू 1 लिया हुआ है फॉर अ हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के अंदर अगर मैं n इज इक्वल टू 1 में स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में इलेक्ट्रॉन की स्पीड देखना चाहूं तो इट विल बी 1 पुट कर लो तो c बाय 137। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको इलेक्ट्रॉन की स्पीड शो करता है इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। तो n इज इक्वल टू 1 पुट करो तो आपके पास फॉर n इज इक्वल टू 1 v1 विल बी इक्वल टू c बाय 137। यानी कि पहले शेल में जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ठीक है, तो वो स्पीड ऑफ लाइट को जब आप 137 पे डिवाइड करें उतने 137 पे डिवाइड करें उतने स्पीड से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ठीक है, तो ये कि बेसिक आपके पास होगी। तो यहां पर नोट करने वाली इक्वेशंस क्या है? सिंपल नोट करने वाली इक्वेशंस ये है, पहला वाला, ये वाला नोट करने वाला इक्वेशन है, इट्स वर्थ नोटिंग। ये वाला इट्स वर्थ नोटिंग, दिस वन इट्स वर्थ नोटिंग, जहां पर मैं इस तरह से लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं, ये वर्थ नोटिंग इक्वेशंस है। ठीक है, चले नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। तो और भी इक्वेशंस हैं, ठीक है, ये आपने नोट कर लिए होंगे। सो नेक्स्ट अब मैं जाना चाह रहा हूं जी एनर्जी की तरफ। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर मौजूद इलेक्ट्रॉन है और वो घूम रहा है कंटिन्यूसली, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन मैं सीधा साधा आपको लिखवा देता हूं, इक्वेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी। तो कितने इक्वेशंस होंगे हमारे पास? 4। ठीक है जी, 1 2 3 4। अब हम आते हैं काइनेटिक एनर्जी की तरफ। सो काइनेटिक एनर्जी का जो इक्वेशन है दैट विल बी इक्वल टू, सिंपल आपने लिख देना है 1/2 ke² बाय RN, राइट। इसको फर्दर और भी लिखा जा सकता है, दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, राइट, ke² डिवाइडेड बाय RN की जगह मैं लिख सकता हूं n² R1, दैट इज n² R1। तो साफ नजर आ रहा है काइनेटिक एनर्जी का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के साथ ताल्लुक इनवर्स है, ये उसके ट्रेंड्स हैं। और अगर मैं यहां पर और भी तड़का लगाऊं यानी कि एटॉमिक नंबर का, तो एटॉमिक नंबर का भी अगर आप लिखना चाहते हो तो वो आपने लिख देना है, दैट इज 1/2, राइट, z ke² बाय RN इन R1 इंटू n का स्क्वायर। ये हमारे पास पूरा का पूरा बेसिक इक्वेशन बन जाता है, बेसिक इक्वेशन बन जाता है किस चीज का? काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, राइट। अगर आप जनरल लेना चाहते हो तो फिर ओवरऑल ये इक्वेशन है जनरल, जिसमें z का भी तड़का लगा हुआ है। और अगर आप सिर्फ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हो तो सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए फिर आपको ये लिखना होगा, बिकॉज हाइड्रोजन एटम के लिए z की वैल्यू 1 है। सो दिस इज फॉर H एटम, राइट, एंड दिस इज देन जनरल, दिस इज अ जनरल। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की तरफ आ जाऊं तो पोटेंशियल एनर्जी में जो इक्वेशन बनेगा जवानानो, कुलकुला खानानो, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो इक्वेशन बनेगा वो आपने बिल्कुल एज इट इज लिख देना है, लेकिन हाफ को नहीं लिखना, दैट विल बी ke² बाय
Rn लिख देना है और यहां पर एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस कर लेना है बिकॉज द फील्ड ऑफ दिस न्यूक्लियस इज ऑफ अट्रैक्टिव नेचर फॉर द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, और अट्रैक्टिव नेचर में जब भी फील्ड होगा तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज हमेशा नेगेटिव आएंगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन का मतलब है कि द फील्ड ऑफ द पॉजिटिव न्यूक्लियस फॉर अ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इज ऑफ अट्रैक्टिव नेचर, तो ये नेगेटिव में जाएगा, ठीक है जी। और इसको भी अगर मैं आगे लेकर जाऊं तो ये आपके पास बन सकता है कुछ इस तरह से कि पोटेंशियल एनर्जी is equal to what minus ke square by Rn, और Rn की जगह मैं लिख सकता हूं R1 into n का स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर अ हाइड्रोजन एटम, फॉर अ कौन सा एटम, फॉर अ हाइड्रोजन एटम। लेकिन अगर आप जनरलाइज करना चाहो यानी कि हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए तो Z का तड़का लगाना होगा, एज यूजुअल आप Z ऊपर लगा देना। सो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी फॉर दैट, let me change the color. So this is potential energy, right, and that will be equal to minus ke square, लेकिन minus ke square के साथ यहां पर आपने लिख देना है z। क्या लिख देना है भाई आप लोगों ने, z। तो minus z ke square divided by R1 into n का square. This is now the equation for the potential energy for even the singly ionized helium या doubly ionized lithium या हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ठीक हो गया भाई, जिसका कोई भी Z हो सकता है, आप ये वाला अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हम ज्यादातर अपनी तवज्जो रखेंगे इसके ऊपर, लेकिन वो अगेन आपको पता होना चाहिए कि Z के साथ ताल्लुक कैसे बनता है। तो अब ये आपके पास हो गया। फिर अगर मैं टोटल एनर्जी की तरफ आऊं, टोटल आयोनाइजेशन एनर्जी, सो टोटल आयोनाइजेशन एनर्जी, total ionization energy will be equal to, will be actually equal to will be actually equal to the sum of the kinetic energy plus the sum of the पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन चूंकि मुख्तलिफ शेल्स हैं, मुख्तलिफ शेल्स में एन की वैल्यूज मुख्तलिफ, तो मुख्तलिफ शेल्स में एन की वैल्यूज मुख्तलिफ होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जीज भी मुख्तलिफ और काइनेटिक एनर्जीज भी मुख्तलिफ। तो जब काइनेटिक एनर्जीज मुख्तलिफ शेल्स में मुख्तलिफ, पोटेंशियल एनर्जी मुख्तलिफ, तो फिर मुख्तलिफ शेल्स में इजेक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स की आयोनाइजेशन एनर्जियां भी मुख्तलिफ। तो जब आयोनाइजेशन एनर्जीज हमारे पास मुख्तलिफ शेल्स में मुख्तलिफ होंगी तो इन दो टर्म्स को जरा आप हाइड्रोजन एटम के लिए ऐड करो तो आप देखोगे कि यू आर गोइंग टू गेट द एनर्जी समथिंग लाइक दिस, दैट विल बी द एनर्जी En is equal to what, this जमा this, तो ये k स्क्वायर बाय दिस 1/2 है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास बनेगा माइनस k स्क्वायर by Rn. This is the equation for the total ionization energy of the hydrogen atom, right? ये आयोनाइजेशन एनर्जीज को रिप्रेजेंट करती हैं। और अगर मैं इसको फर्दर लेकर जाऊं तो इसका एक बड़ा ही फेमस शक्ल ये है, दैट इज En is equal to minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर, ठीक है जी। दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम, दिस इज फॉर हाइड्रोजन एटम। और अगर आप हाइड्रोजन लाइक एटम्स का भी तड़का लगाना चाहते हो यानी कि Z का भी तड़का लगाना चाहते हो तो फिर आपको ये लिखना पड़ेगा कुछ इस तरह से, दैट इज En इज इक्वल टू माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर आपको ये तड़का लगाना पड़ेगा कुछ इस तरह से कि ये हो जाएगा Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। दिस इज नाउ द सेम इक्वेशन बट फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ठीक है जी, राइट, बिकॉज हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर इज 1, तो ये हाइड्रोजन, दिस इज फॉर H एटम, दिस इज फॉर H एटम, दिस इज फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, ठीक है जी। तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखने वाली पॉइंट ये कि हर एक टर्म का यानी कि एनर्जी का, पोटेंशियल, काइनेटिक का, उसका Z के साथ कैसे ताल्लुक बनता है और N के साथ उसका ताल्लुक कैसे बनता है। तो अब हम ट्रेंड्स की तरफ ही आने वाले हैं, लेकिन ट्रेंड्स की तरफ आने से पहले मैं जरा काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जीज की आपको रेशियोज बता देता हूं। तो अगर मैं हाइड्रोजन एटम के लिए स्ट्रिक्टली फॉर H एटम, फॉर H एटम जहां पर Z की वैल्यू 1 है, तो अगर मैं सिर्फ H एटम की बात करूं जहां पर Z की वैल्यू 1 है, तो याद रखिएगा द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल, राइट, या चले काइनेटिक टू क्या कहते हैं अपना, अच्छा ओ यहां पर मैंने गलती कर रखी है, एक गलती, शुक्र है मेरे दिमाग में आई बात, और वो ये है कि यहां पर है -1/2,
ठीक है जी, हाँ ये एक बात है। ठीक है जी, सो ये आपके पास एक क्लैरिटी अपने साथ करेक्ट कर लें। ठीक है जी, और वो सही है, बस सिर्फ यहाँ पर ये माइनस में 1/2 में भूल गया था। अच्छा, अब अगर मैं रेशियो ऑफ द काइनेटिक टू टोटल एनर्जी लूं या रेशियो ऑफ द काइनेटिक टू पोटेंशियल एनर्जी लूं, तो सबसे पहले रेशियो ऑफ द काइनेटिक टू पोटेंशियल। सो रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, तो इक्वेशन से साफ नजर आ रहा है, सिंपल, के स्क्वायर बाय एन स्क्वायर आर वन, के स्क्वायर बाय एन स्क्वायर आर वन कट जाएंगे तो क्या बचेगा, -1/2। तो क्या बन जाएगा, -1/2। यहां पर आप लिख सकते हो द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू -2। ये रेशियोज आपको याद होने चाहिए, फिंगर टिप्स पे होने चाहिए आपके, ये पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं रेशियो लूं किस चीज का, काइनेटिक टू टोटल एनर्जी का, सो काइनेटिक एनर्जी टू टोटल एनर्जी का रेशियो, तो अगर आप देख लो सिंपल, के स्क्वायर बाय एन स्क्वायर आर वन, के स्क्वायर बाय आर एन की जगह यहां पर भी आप एन स्क्वायर आर वन लिख सकते हो। ठीक है जी, यहां पे ये लिख लो, देखिए ना, दिस इज 1/2 के स्क्वायर बाय आर एन, सिर्फ हमने यहां पर एन स्क्वायर आर वन लिख दिया है आर एन की जगह। तो देखिए इस इक्वेशन को देख लो, बिल्कुल एज इट इज ये वाला है, बस यहां पर माइनस है, तो ये हो जाएगा -1। तो काइनेटिक एनर्जी टू टोटल का आपके पास रेशो आएगा -1। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि नहीं पोटेंशियल टू टोटल एनर्जी का, सो पोटेंशियल टू टोटल एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी टू टोटल एनर्जी का अगर आप देख लो तो -के स्क्वायर बाय आर वन इंटू एन स्क्वायर, -के स्क्वायर बाय आर वन इंटू एन स्क्वायर, आर एन का मतलब है आर वन इंटू एन स्क्वायर। तो आप इजीली यहां पर लिख सकते हो कि ये भी आपके पास -1/2 ही आएगा। बस माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहां पर नहीं आएगा, सिर्फ 1/2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास रेशियोज हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, ये रेशियोज आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो ये अपने साथ नोट कर लें। ठीक है, अब हम जी आगे जाएंगे और यहां से एक भी बात पता चल रही है कि हर एक शेल में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं, इट इज एक्चुअली ट्वाइस दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। साफ नजर आ रहा है, राइट? किसी भी शेल में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उस शेल के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के मुकाबले में ट्वाइस है, बिकॉज रेशो क्या आ रहा है, पोटेंशियल टू काइनेटिक का रेशो क्या आ रहा है, 2, माइनस जस्ट साइन है ना, लेकिन ये क्या आ रहा है, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी आपके पास अट्रैक्टिव फील्ड के लिए नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव साइन सिर्फ उसकी वजह से आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया जी पोटेंशियल टू काइनेटिक का रेशो सारा का सारा, ये अपने साथ नोट कर लें। अब इसके ऊपर हम बेसिक्स करेंगे, लेकिन ट्रेंड्स, अगेन ट्रेंड्स का सिंपल बात है, अगर मैं ट्रेंड्स की बात करूं तो ट्रेंड्स आर एन का ताल्लुक, सही जी, जो एन स्क्वायर के साथ है वो डायरेक्ट है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर वेलोसिटी का देखूं तो वी एन का ताल्लुक एन के साथ इनवर्स है, ये याद रखिएगा। ठीक हो गया भाई। सिमिलरली अगर मैं लीनियर मोमेंटम की बात करूं तो लीनियर मोमेंटम का भी ताल्लुक एन के साथ इनवर्स है। ठीक है जी। सिमिलरली अगर मैं काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक देखूं तो काइनेटिक एनर्जी का ताल्लुक एन के स्क्वायर के साथ इनवर्स है। सिमिलरली अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक देखूं तो पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक इनवर्स है टू -1/n²। यहां पर बी वेरी केयरफुल। ठीक है जी। ठीक है जी, ये हो गया। सिमिलरली अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी का ताल्लुक देखूं तो एंगुलर वेलोसिटी आपको पता है बराबर है किस चीज के, इट इज ओमेगा एन इज इक्वल टू वी एन बाय आर एन। तो वी एन का भी ताल्लुक एन के साथ इनवर्स और आर एन का ताल्लुक एन के साथ डायरेक्ट। देखिए एन के साथ डायरेक्ट और वी एन का एन के साथ इनवर्स, तो एक एन के साथ ताल्लुक डायरेक्ट, उसका इनवर्स, तो आप देखोगे कि ओमेगा का एन के साथ जो ताल्लुक होगा एन के स्क्वायर के साथ ताल्लुक उसका इनवर्स आएगा, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी का। ठीक है जी, जो इलेक्ट्रॉन की एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है जी। और अगर तो एंगुलर वेलोसिटी का ताल्लुक एन के स्क्वायर के साथ इनवर्स है तो लीनियर फ्रीक्वेंसी का भी ताल्लुक एन के स्क्वायर के साथ इनवर्स आएगा। हाँ, टाइम पीरियड का जो ताल्लुक होगा वो एन के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है जी। ये कुछ ट्रेंड्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इधर से आप देख लेना, वेलोसिटी का ताल्लुक एन के साथ क्या है, इनवर्स, और आर का ताल्लुक एन के साथ डायरेक्ट है, तो 2 एतर मर्तबा एन हो गया, तो एन के स्क्वायर के साथ एंगुलर वेलोसिटी का ताल्लुक क्या हो गया, इनवर्स। ये कुछ ट्रेंड्स हैं, लेकिन आपने यहां पर बड़ा केयरफुल रहना है, और वो क्या,
जितना आप n बढ़ाओगे उतना ही रेडियस बढ़ता चला जाएगा, जितना आप n बढ़ाओगे उतना ही वेलोसिटी घटती चली जाएगी, जितना आप n बढ़ाओगे उतना ही लीनियर मोमेंटम घटता चला जाएगा, जितना आप n बढ़ाओगे उतना ही काइनेटिक एनर्जी घटती चली जाएगी। अब यहां पर भी वेरी केयरफुल, जितना आप n बढ़ाओगे तो आप ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म आप ओवरऑल कम कर रहे हो। जब ये वाला टर्म ओवरऑल कम होगा तो नेगेटिविटी में कमी आएगी, एंड डिक्रीज इन नेगेटिविटी, डिक्रीज इन नेगेटिव इज कंसिडर्ड टू बी इंक्रीज इन पॉजिटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी नहीं आ रही बल्कि ज्यादती आ रही है, ये याद रखिएगा। पोटेंशियल एनर्जी में n के बढ़ावे से ज्यादती, सॉरी n के बढ़ावे से कमी नहीं आ रही बल्कि उल्टी ज्यादती आ रही है। बिकॉज अगर मैं आपसे कहूं कि न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव, जितना इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर लेकर जाओगे तो याद रखिएगा आप उसके मर्जी के खिलाफ काम कर रहे हो। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक बात रट लें, फॉर अ कंजर्वेटिव फील्ड, मर्जी के खिलाफ काम का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा, और मर्जी के मुताबिक, मर्जी के मुताबिक काम का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी में कमी। ये याद रखिएगा, राइट। ये मैं मिटा देता हूं, बस सिंपल ये वाला फैक्ट अपने साथ नोट कर लें कि मर्जी के मुताबिक, सॉरी, sorry, right, ठीक है। तो मुझे एक बात बताएं, क्या इलेक्ट्रॉन उस पॉजिटिव न्यूक्लियस के करीब से करीब तर रहना चाहता है या दूर रहना चाहता है? करीब से करीब तर। तो जब आप इलेक्ट्रॉन को उस न्यूक्लियस से दूर लेकर जाओगे, यानी कि आप n की वैल्यू को बढ़ाओगे, तो आप मर्जी के खिलाफ काम कर रहे हो, मर्जी के, सॉरी, मर्जी के खिलाफ काम कर रहे हो। जब आप मर्जी के खिलाफ काम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा आएगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आएगा तो याद रखिएगा हो क्या रहा है, आप मर्जी के मुताबिक काम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है न्यूक्लियस के करीब से करीब तर, तो n की वैल्यू में कमी आ रही है। आप देखोगे कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू में भी कमी आएगी, बिकॉज मर्जी के मुताबिक काम हो रहा है। तो जब कभी भी आपने पोटेंशियल एनर्जी को समझना है ना कि वो ज्यादा हो रही है या कम, सिंपल ये फील्ड देखा करो कि फील्ड अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन के लिए पॉजिटिव न्यूक्लियस का फील्ड अट्रैक्टिव है, तो दूर लेकर जाओगे यानी कि n को बढ़ाओगे तो मर्जी के खिलाफ काम कर रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। करीब लेकर आओगे तो ऑटोमेटिकली n की वैल्यू कम हो रही है, तो मर्जी के मुताबिक काम हो रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब से करीब तर रहना चाहता है, तो पोटेंशियल एनर्जी में कमी आएगी। एक और बात आपको बता देता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज, पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर मैं आपको बात बता देता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज, potential energy is always inversely related to the stability of the system. जितना किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतना ही उस सिस्टम की स्टेबिलिटी में इजाफा होगा। क्यों? बिकॉज इधर देखिए ना, जितना वो करीब आता जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी में कम हो रही है, वो ग्राउंड स्टेट की तरफ आ रहा है। ग्राउंड स्टेट का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी में कमी, वहां पर वो जाना चाहता है, तो उसकी स्टेबिलिटी में इजाफा हो रहा है, इसलिए तो इसे ग्राउंड स्टेट कहा जाता है। ग्राउंड स्टेट का मतलब ये होता है स्टेबल, और n इज इक्वल टू 1 से अबव जितने भी स्टेट्स हैं उन्हें क्या कहा जाता है? एक्साइटेड स्टेट्स कहा जाता है। दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस इज द सेकंड एक्साइटेड स्टेट, दिस इज द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। यहां से एक और बात भी नोट कर लें, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 3 नहीं होगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होगा n इज इक्वल टू 4।
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 1 नहीं होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होगा n इज इक्वल टू 2, बिकॉज एक्साइटेड स्टेट का मतलब है अनस्टेबल हालत, और n इज इक्वल टू 1 जो है वो स्टेबल हालत है, ग्राउंड स्टेट है, सबसे लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक n के साथ डायरेक्ट है, ना कि इनवर्स। n को बढ़ाता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना, यहां पर इस नेगेटिव की तरफ देखें आप। ठीक है, अच्छा, सिमिलरली एंगुलर वेलोसिटी का n के स्क्वायर के साथ इनवर्स ताल्लुक, फ्रीक्वेंसी का भी n के स्क्वायर के साथ इनवर्स ताल्लुक, बिकॉज ओमेगा n इज एक्चुअली इक्वल टू 2 पाई f। तो अगर ओमेगा का n के स्क्वायर के साथ इनवर्स ताल्लुक, तो f का भी n के स्क्वायर के साथ इनवर्स ताल्लुक। टाइम पीरियड का, चूंकि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड, तो अगर फ्रीक्वेंसी का n के स्क्वायर के साथ इनवर्स ताल्लुक, तो टाइम पीरियड के साथ n के स्क्वायर का ताल्लुक डायरेक्ट। तो ये याद रखिएगा, टाइम पीरियड मींस कि कितना टाइम वो लेगा पूरे के पूरे ऑर्बिट को कवर करने के लिए। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। ये बेसिक्स हैं ट्रेंड्स विद n। सही जी, ट्रेंड्स विद n। और अगर मैं z का तड़का लगाना चाहूं तो z का भी तड़का लगा सकते हो, याद करने के लिए कि सिंपल Rn का ताल्लुक z के साथ इनवर्स होगा, इसका ताल्लुक z के साथ डायरेक्ट होगा, इसका ताल्लुक भी z के साथ डायरेक्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी का भी ताल्लुक z के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी का ताल्लुक z के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट होगा। सिमिलरली इसका ताल्लुक z के क्यूब के साथ डायरेक्ट होगा, z के क्यूब के साथ, इसका भी z के क्यूब के साथ डायरेक्ट ताल्लुक होगा, इसका z के क्यूब के साथ इनवर्स ताल्लुक होगा। ठीक है, चल, तो बस सिंपल ये आपके पास क्लैरिटी आ गई है। इसमें बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, आपने ट्रेंड्स को समझना है विद द इंक्रीजिंग n। चले, अब सवाल को देखें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम विल द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1 बी मिनिमम? इनमें से कौन से सिस्टम में जो R1 होगा, यानी कि ये मेरे पास न्यूक्लियस 1 2 3 4, दिस इज n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, ये n इज इक्वल टू जो 1 है, ये सबसे कम किस में होगा? ड्यूट्रियम में, हाइड्रोजन में, डबली आयोनाइज्ड लिथियम में, या सिंगल आयोनाइज्ड हीलियम में? तो बड़ा सिंपल बात है भाई, रेडियस की बात की जा रही है, तो जरा पीछे जाओ ना रेडियस में। रेडियस का ताल्लुक n के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट है, लेकिन वहां पर उन्होंने n इज इक्वल टू क्या कहा हुआ है? 1। तो n की वैल्यू सारों के लिए सेम है, लेकिन अब जरा देखते हैं कि क्या इन सारों के लिए z की वैल्यू सेम है? नहीं, ड्यूट्रियम के लिए z की वैल्यू होती है कितनी? ड्यूट्रियम के लिए z की वैल्यू होती है 1। ठीक है जी। हाइड्रोजन के लिए भी z की वैल्यू कितनी है? 1। डबली आयोनाइज्ड हीलियम लिथियम के लिए z की वैल्यू कितनी है? 3। और सिंगल आयोनाइज्ड हीलियम के लिए z की वैल्यू कितनी है? सॉरी 2। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उसके अंदर 2 है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं उसमें? 2। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 2। अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं कहलाता z, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहलाता है। ठीक है, तो सिंपल, रेडियस का z के साथ ताल्लुक क्या है? इनवर्स। जिसका z सबसे कम उसका रेडियस सबसे ज्यादा, या जिसका z सबसे ज्यादा उसका रेडियस सबसे कम। तो सिंपल, किसका z सबसे ज्यादा? लिथियम का। और यहां पर वो कौन सा पूछ रहा है? सबसे मिनिमम रेडियस पूछ रहा है। तो सबसे मिनिमम रेडियस, क्योंकि आपको पता है कि रेडियस का ताल्लुक Rn इज इक्वल टू 0.53 एंगस्ट्रॉम, राइट, इनटू z डिवाइड, सॉरी, n स्क्वायर बाय z। n सारों के लिए सेम है, तो सिंपल, लिथियम के लिए z की वैल्यू सबसे ज्यादा, तो रेडियस का सबसे कम, सो द करेक्ट ऑप्शन इज C। ठीक है जी। तो याद रखिएगा, अगर लिथियम में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो इन बाकी सारों के मुकाबले में जो है वो न्यूक्लियस से सबसे करीब होगा अपने ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, चले नेक्स्ट की तरफ जाते हैं जी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इन द हाइड्रोजन एटम एमिट्स फोटोन ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? इनमें से कौन सा ट्रांजिशन जो है वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी का फोटोन रिलीज करेगा? और आपको पता है ज्यादा फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है एनर्जी ऑफ द फोटोन। ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा एनर्जी, ज्यादा मोमेंटम और कम वेवलेंथ। ये फोटोन के बारे में याद रहना चाहिए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये न्यूक्लियस है, राइट, ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 जाते जाओ। ठीक है जी। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6। तो जरा गौर से देखिएगा, कौन सा ट्रांजिशन में करूं कि मेरे पास ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन आए? और ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन का मतलब है ज्यादा एनर्जी वाला। अब आपको तो पता है कि एनर्जी ऑफ द फोटोन is equal to the difference of the energy levels, difference of the energy levels, जिन दोनों के दरमियान ट्रांजिशन हो रही है। तो बताइए
कौन से वाले में ज्यादा एनर्जी आपको मिलेगी? तो बच्चे याद रखिएगा, पहले शेल का दूसरे से जो एनर्जी गैप है वो सबसे ज्यादा है। क्यों? वो इसलिए बिकॉज एनर्जी का ताल्लुक जो है वो अच्छा, बल्कि हाँ, ये वाला सवाल जवाब तो इसका यही है, लेकिन ये वाला सवाल मुझे करना चाहिए था नेक्स्ट में जी, बिकॉज पहले का एनर्जी क्या जो है दूसरे से ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। और वो कैसे? चले मैं इस तरह कर लेता हूं, मैं थोड़ा सा इधर करवा देता हूं आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं बाकायदा लिखवा देता हूं, ठीक है जी, बिकॉज वो मैं दरमियान में कर नहीं पाया। और तो गोरे, अगर आप एनर्जी का इक्वेशन निकालो फॉर द हाइड्रोजन, सो दैट विल बी En इज इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर। तो n इज इक्वल टू 1 पुट करो तो E1 आपके पास आ जाएगा, E1 बराबर आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 आपके पास आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 आपके पास आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 आपके पास आ जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E5 आपके पास आ जाएगा -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एटलीस्ट 5 तक ये आपकी फिंगर टिप्स पर होने चाहिए, ठीक है जी। आप इजीली पुट कर सकते हो। आप जरा इधर 3 पुट करो, 3 का स्क्वायर 9, यानी कि आप इस तरह हो जाएगा, इट विल बी E2, so E2 will be equal to -13.6 electron volt divided by 2 का square is 4. E3 will be equal to -13.6 electron volt, 3 का square 9. E4 that will be -13.6 electron volt, 4 का square 16. E5 that will be -13.6 electron volt divided by 25. आप जरा 13.6 को 9 पे डिवाइड करो, आपको मिलेगा 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो अब बताइएगा कि एनर्जी गैप 1 और 2 में ज्यादा है, 6 और 2 में ज्यादा है, 2 और 6 में ज्यादा है, या 2 और 1? तो साफ नजर आ रहा है जुआनानो कि 1 और 2 में 13.6 और 3.4 में एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है, और ये एनर्जी गैप बनता है कुछ 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में ड्रॉप कर गया, तो जो फोटोन निकलेगा उस फोटोन की जो एनर्जी होगी वो होगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि इन बाकी सारों से ज्यादा है। साफ नजर आ रहा है कि देखिए ना, पहले दो में 3.4 माइनस 13.6 कितना बना? 10.2। 1.51 माइनस 3.4 आप करो तो आपके पास जो एनर्जी गैप बनेगा दैट विल बी राउंड अबाउट 1.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप 4 और 3 के दरमियान करोगे 0.85 माइनस 1.51, तो आपके पास जो एनर्जी गैप बनेगा दैट विल बी राउंड अबाउट 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखें ना, पहले और 2 में एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी अल्फा। तो याद रखिएगा, जितना आप न्यूक्लियस से दूर जाते हो उतना ही कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स के दरमियान गैप कम होता चला जाता है। ये भी एक नोट करने वाला पॉइंट है कि as n increases then the energy gap between consecutive energy levels decreases। जितना आप n की वैल्यू को बढ़ाते हो तो कंसेक्यूटिव एनर्जी लेवल्स के दरमियान एनर्जी वाइज गैप कम से कम तर होता चला जाता है। देखिए ना, फर्स्ट और 2 में कितना एनर्जी गैप है? 10.2। फिर 2 और 3 में कितना एनर्जी गैप है? 1.86 समथिंग, राइट। और फिर 3 और 4 में कितना है? दैट इज 0.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे जाओगे तो गैप और भी नैरो होता चला जाएगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। चल नेक्स्ट की तरफ जाते हैं जी। The total energy of the electron in the ground state of the hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. The kinetic energy of the electron in the first excited state. अच्छा, मांगा जा रहा है kinetic energy in the first excited state. First excited state अभी बताया मैंने। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 1 नहीं, बल्कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल टू 2 होता है। मतलब वो n इज इक्वल टू 2 में क्या मांग रहा है? इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मांग रहा है, राइट। काइनेटिक एनर्जी इन n इज इक्वल टू 2, ये आपसे मांगने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो अब ये कैसे मालूम करेंगे? गिवन दिस डेटा, सिर्फ ये डेटा जी बताइएगा कैसे करेंगे। सेकेंड शेल में n इज इक्वल टू 2 में, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या कितनी होगी इनमें से?
तो इसका हिंट जो है नो वो ये है, देखते जाए जरा गौर से। काइनेटिक एनर्जी 1/2k² n बाय n स्क्वायर इंटू R1, या चले लिख ही देता हूं, इधर लिख ही देता हूं ताकि आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो। n स्क्वायर R1 का मतलब होता है Rn, n स्क्वायर R1 का मतलब होता है Rn। तो ये आपके पास एक ही बात है, ठीक है जी। यहां पर आप लिख सकते हो Rn का मतलब है n स्क्वायर इंटू R1। तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं किस चीज का, काइनेटिक एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या है? काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन है, राइट, दैट इज इक्वल टू 1/2 ke² बाय Rn। टोटल एनर्जी का इक्वेशन क्या है? दैट इज इक्वल टू 1/2 ke² बाय Rn। बस सिर्फ उसके साथ नेगेटिव साइन है तो क्या हुआ, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने सिर्फ इसको देखना है, तो सिंपल, जो इक्वेशन टोटल एनर्जी का है वही इक्वेशन नो काइनेटिक एनर्जी का है। अब जरा बताइए टोटल एनर्जी इन n इज इक्वल टू 2 कितनी है? वो अभी मैंने आपको बताया, दैट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये है कि सेकेंड शेल में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी। बिकॉज इक्वेशन वाइज दोनों बराबर है, बस उसके साथ सिर्फ ये नेगेटिव का साइन है टोटल एनर्जी के साथ। बाकी जो एनर्जी टोटल होगी वही एनर्जी काइनेटिक भी होगी, जोसे वाले शेल में भी होगी। सो चूंकि दूसरे वाले शेल में टोटल एनर्जी आयोनाइजेशन वाली कितनी है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फिर दूसरे शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी होगी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपने काइनेटिक एनर्जी के साथ माइनस नहीं लगाना, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। सो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? डेल्टा, ठीक है जी। तो ये याद रखिए, ठीक है जी। सो अब आगे जाते हैं जी। In hydrogen atom, electron excites from the ground state to the higher energy state and its orbital velocity is reduced by 1/3। अच्छा जी, एक ये आपके पास न्यूक्लियस है जी, राइट, दिस इज 1 2 3, this is n is equal to 1, this is n is equal to 2, this is n is equal to 3। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा दिया गया फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, और जब उनको एक्साइट करवा दिया गया तो उसकी जो वेलोसिटी है वो घट गई 1/3 टाइम्स। अब देखना यह है कि वेलोसिटी जो है उसका n के साथ ताल्लुक कैसे है, तो उसका n के साथ ताल्लुक इनवर्स है। इसका मतलब है कि उसे एक्साइट करवाया गया है तीसरे में, फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू तीसरे में, तो उसे एक्साइट करवाया गया है फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू तीसरे में। तब ही तो उसकी वेलोसिटी घटकर 1/3 हो गई है ना, बिकॉज n के साथ ताल्लुक इनवर्स है। तो जब n 1 से बढ़कर 3 हो गया तो वेलोसिटी घट गए 1/3 हो गई। If its initial value, okay, the radius of its orbit in the ground state is r। अगर ग्राउंड स्टेट में उसका रेडियस कितना है? r है। अगर ग्राउंड स्टेट में उसका रेडियस कितना है? r है। द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इन द हायर एनर्जी ऑर्बिटस, तो बताइएगा कि फिर यहां पर उसका रेडियस कितना हो चुका होगा? तो बड़ा सिंपल है यार, R3 मांग रहा है ना यार, और R3 आपको पता है वो उस पहले वाले R के मुकाबले में n², और n की वैल्यू क्या हो गई? 3 हो गई ना, n की वैल्यू तो 3 हो गई। सो 3 का स्क्वायर क्या? 9। तो R3 जो होगा वो होगा 9R। मतलब जब इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवा दिया गया फ्रॉम अ ग्राउंड स्टेट टू द हायर एनर्जी स्टेट, जहां पर उसकी वेलोसिटी घटकर 1/3 हो गई, तो 1/3 का मतलब है कि उसे एक्साइट करवा दिया गया टू 3, n की वैल्यू 3 हो गई। तो बताइए कि उसकी रेडियस कितनी हो गई? तो सिंपल, रेडियस का ताल्लुक n के स्क्वायर के साथ डाल के, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। इसका मतलब है द करेक्ट ऑप्शन ज़ुआनानो इज डेल्टा। सो जब वेलोसिटी घटकर 1/3 हो जाएगी तो समझ लेना रेडियस बढ़कर 9 टाइम्स हो गया। अगर वेलोसिटी घटकर 1/2 हो जाएगी, समझ लेना रेडियस बढ़कर 2 का स्क्वायर 4, यानी 4 टाइम, यानी कि दूसरे शेल में चला गया। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास क्लैरिटी आ गई है। चले नेक्स्ट, इन हाइड्रोजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन इज मोस्ट एनर्जेटिक? इनमें से ज्यादा एनर्जेटिक कौन सा है? अगेन, दूसरे का पहले से जो एनर्जी गैप है वो सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू बाकी जितने भी हैं। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन अल्फा होगा, जो कि हम जो है वो क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल सीरीज में भी बड़े डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगेन सिंपल। अब एक्साइटेशन एनर्जी
अब अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रॉन को आयोनाइज नहीं करना बल्कि एक्साइट करवाना है, एक्साइट करवाने का तरीका मतलब यह है कि मैं अगर इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना चाहता हूं फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? या इलेक्ट्रॉन को अगर मूव करवाना चाहता हूं फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू व्हाट 3 में, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? या अगर इलेक्ट्रॉन को मूव करवाना चाहता हूं फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू n इज इक्वल टू व्हाट 4 में, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? तो सिंपल, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी एंड दैट विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी लेवल। फॉर एग्जांपल, यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर कितनी है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर कितनी है? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहां पर कितनी है? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये किधर से आता है? ये आता है जब आप 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिवाइड करोगे किसके ऊपर? 3 के स्क्वायर यानी कि 9 के ऊपर। ये तब आता है जब आप 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिवाइड करोगे 2 के स्क्वायर के ऊपर यानी कि 4 के ऊपर, बिकॉज जनरल इक्वेशन तो आपके पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय n स्क्वायर है, ठीक है। तो एक्साइटेशन एनर्जी इन दो के एनर्जी लेवल के डिफरेंस के बराबर होगा, यानी कि यहां पर जो एक्साइटेशन एनर्जी होगी दैट विल बी 3.4 माइनस 13.6, तो दैट विल बी एक्साइटेशन एनर्जी from 2 to 1, it will be 10.2 electron volt. Similarly, excitation energy from 1 to 3, this is from 1 to 2, excite कर रहा हूं ना, so from 1 to 3 जो होगा it will be equal to 12.09 electron volt. Excitation energy from 1 to 4, so that will be excitation energy from 1 to 4, it will be equal to 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या राउंड ऑफ करके 12.8। तो ये कुछ एक्साइटेशन एनर्जी है जो कि आपके फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए, यानी कि एटलीस्ट 1 का दूसरे से कितना डिफरेंस है, फिर 1 का तीसरे से कितना डिफरेंस है, फिर 1 का चौथे से कितना डिफरेंस है, ये एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। और मजे की बात ये कि जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे तो यहां पर जब 2 से 1 में वापस आएगा तो इतनी एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा, जब 3 से 1 में आएगा तो इतनी एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा, जब 4 से 1 में आएगा तो इतनी एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये कुछ एक्साइटेशन एनर्जीज हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। तो एक्साइटेशन, लेट मी चूज डिफरेंट कलर, सो एक्साइटेशन एनर्जी फ्रॉम 1 to 2 will be equal to the energy of the photon when the electron jumps from 2 to 1, which is actually equal to what? E2 minus E1, that is minus 3.4 minus 13.6, यानी कि minus 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट minus 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि आपको मिलेगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Right? Similarly, the excitation energy from 1 to 3 will be equal to the energy of the photon when the electron will jump from 3 to 1, ठीक है जी, and that will be again E3 minus E1, जो कि आपके पास बराबर आएगा कुछ 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, राइट। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि एक्साइटेशन एनर्जी फ्रॉम 1 to 4 विच विल बी इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द photon when the electron will jump back from 4 to 1, and it will be equal to E4 minus E1, and that is supposed to be equal to 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राउंड ऑफ करके 12.8 भी लिखा जा सकता है। तो ये कुछ यानी कि चीजें हैं कि आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। एटलीस्ट 1 का दूसरे से, 1 का तीसरे से और 1 का चौथे से जो है, ये आपको पता होना चाहिए। फिर एक और चीज है एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो बच्चे याद रखिएगा, एक्साइटेशन पोटेंशियल विल बी इक्वल टू द चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय द एक्साइटेशन एनर्जी। ये एक बेसिक फार्मूला है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना होगा हमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना चाहता हूं फ्रॉम 1 to 2, सो दैट विल बी इक्वल टू 10.2, सही जी। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सो एक्साइटेशन एनर्जी, अच्छा सॉरी डिवाइड करूंगा, सॉरी फॉर दैट। सो एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। सो सिंपल बात है, 1 से 2 तक अगर मैं करना चाहूं, फॉर एग्जांपल 1 से 2 तक, कहां से 1 से 2 तक, 1 से 2 तक, सो V excitation from 1 to 2 will be equal to E excitation from 1 to 2 divided by charge on a single electron। so वो कितना है 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज और चार्ज को उड़ा देते हैं तो आपके पास बनेगा 10.2 वोल्ट्स। ये वो वोल्टेज है जो आपने हाइड्रोजन एटम को अप्लाई करना है अगर आप उसके ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना चाहते हो टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, यानी कि n इज इक्वल टू 2 में। सिमिलरली अगर आप उसे n इज इक्वल टू v एक्साइटेशन फ्रॉम 1 to 3 करवाना चाहते हो तो सिंपल यही वाली वैल्यू लिख दो, ये वाली वैल्यू, और बस सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, वोल्ट लिख देना, तो 12.09 वोल्ट्स। और सिमिलरली अगर आप उसे एक्साइट करवाना चाहते हो फ्रॉम 1 to 4 तो फिर यही वाली वैल्यू लिख देना, दैट इज 12.75, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं, वोल्ट वाला यूनिट निकला है। ठीक है जी, ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई आपके पास। ठीक है, थोड़ा सा रफ टफ हो गया लेकिन चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये बेसिक इक्वेशन याद होना चाहिए कि एक्साइटेशन एनर्जी को जब आप चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिवाइड करोगे आपको एक्साइटेशन पोटेंशियल मिलेगा। यही वाली वैल्यूज होंगी, यही वाली वैल्यूज होंगी, बस आपने ये ई नहीं लिखना उसके साथ, राइट, बिकॉज वो ई कैंसिल हो गया अपसाइड डाउन। ठीक है, तो ये आपके पास जी आज का लेक्चर हुआ। हमने काफी डिटेल से बोहर मॉडल ऑफ एटम को समझा, उसके साथ किस तरह के सवालात फ्रेम करके दी जा सकते हैं वो हमने समझा। ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि एन के साथ किस चीज का ट्रेंड कैसा है। ठीक है, सो दैट्स द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ज़वारानो आप लोगों से अलहम्द कोचिंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म से इजाजत चाहूंगा। तब तक के लिए खुदा पामान।